डियर्स गुड मॉर्निंग क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन प्राणी विविधता और उद विकास। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे विलुप्त प्राणियों के ऊपर जो प्राणी विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, जो जीवाश्म के रूप में हमें प्राप्त होते हैं ऐसे प्राणियों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। विलुप्त प्राणियों का अध्ययन। विलुप्त प्रारूपों का अध्ययन। ठीक है, विलुप्त प्रारूपों का अध्ययन। तो इसमें बात कर रहे हैं डायनासोर के बारे में। डायनासोर विलुप्त प्रारूपों का अध्ययन। देखिए, प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, प्रकृति जो है या अपना वातावरण जो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है, ये समय समय पर बदलता रहता है। और जब ये प्रकृति बदल रही है तो प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वनस्पतियां पाई जा रही हैं, वो भी क्या है समय समय पर बदलती रहती है। अपने वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है हर जीव के अंदर। इसे अनुकूलन कहते हैं या एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, और जो ये अनुकूलन है, जीवों के अंदर जो परिवर्तन होता है प्रकृति के अनुरूप, ये परिवर्तन जिन्हें हम अनुकूलन के नाम से जानते हैं, ये उस जीव को सहायता करता है परिवर्तनशील प्रकृति के अंदर जीवित रहने में। अगर कोई जीव या कोई भी वनस्पति अपने अंदर परिवर्तन ना करे परिवर्तनशील प्रकृति के अनुरूप, तो उस जीव का विनाश हो जाता है। वो जीव धीरे धीरे कर अंत में लुप्त हो जाता है। इसीलिए प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर अपने आप को या अपने अंदर संरचनात्मक रूप से या कार्यात्मक रूप से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज करने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसे हम एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। और जिन जंतुओं के अंदर ये क्षमता नहीं होती, जो जीव अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते परिवर्तनशील वातावरण के अनुरूप, वो जीव प्रकृति के अंदर जीवित नहीं रह पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन संघर्ष में वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो और जो जीव जंतु हैं जो कि लुप्त हो गए हैं प्रकृति में, पहले तो पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रकृति बदली तो उस परिवर्तनशील प्रकृति के कारण वो जीव अपने अंदर परिवर्तन करने में असमर्थ थे, अपने अंदर वो परिवर्तन नहीं ला पाए। इस कारण से उनका विनाश हो गया और उनके जो मृत शरीर होते हैं या उनकी जो डेड बॉडी होती है, वो पृथ्वी के भीतर में गर्भ में दब जाते हैं। जो कि वर्तमान समय में जब खुदाई की जाती है तो वहां से हमें वो अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं, फोसिल्स के रूप में हमें वो रिसीव होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ अवशेषों को आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से फर्स्ट है डायनासोर। ठीक है, जो ये डायनासोर है ये सरीसृप वर्ग में पाया जाता था। सरीसृप रेप्टाइल्स जो वर्ग है, सरीसृप वर्ग का प्राणी था और ये प्राचीन काल में पाया जाता था। सरीसृप वर्ग या सरीसृप जो काल था, मीसोजोइक जो काल था, जिसमें जिस समय पृथ्वी के ऊपर धरातल पर सरीसृप प्राणियों की अधिकता थी, उस समय सरीसृपों के काल में डायनासोर भी पाए जाते थे प्रकृति में। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर। और जो डायनासोर थे, इनका जो शरीर था भारी भरकम था, बहुत विशालकाय था और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के प्राणी थे। ठीक है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के प्राणी थे, सरीसृप वर्ग के अंदर ये आते थे। लेकिन और इसके अलावा जो ये डायनासोर थे, ये शीत रुधिरधारी प्राणी थे, कोल्ड ब्लडेड थे, शीत रुधिरधारी थे। ठीक है, देखिए दो तरह के प्राणी होते हैं, एक तो होते हैं शीत रुधिरधारी, दूसरे होते हैं उष्ण रुधिरधारी, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य होता है उष्ण रुधिरधारी, हॉट ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड।
वार्म ब्लडेड या उष्ण रुधिरधारी होता है मनुष्य। उष्ण रुधिरधारी में क्या होता है, जो व्यक्ति या फिर जो भी जीव वार्म ब्लडेड होते हैं उनका शरीर का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, स्थिर होता है। ठीक है, बाहरी वातावरण में चाहे से टेम्परेचर हाई हो चाहे टेम्परेचर लो हो, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, बाहरी वातावरण, जीव के चारों तरफ जो सराउंडिंग पाया जा रहा है, उस वातावरण में तापमान कम हो या अधिक हो, लेकिन जीव के शरीर का जो तापमान है वो क्या है, हमेशा स्थिर बना रहता है। जैसे कि मनुष्य का जो शरीर है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा नियत बना रहता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ऐसे जीवों को कहा जाता है उष्ण रुधिरधारी या वार्म ब्लडेड। और ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता, वातावरण के अनुरूप बदलता रहता है। अगर बाहरी वातावरण का तापमान कम है तो उस जीव का शरीर का तापमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर बाहरी वातावरण का तापमान अधिक हो गया तो उस जीव का भी शरीर का जो तापमान होगा, बॉडी टेम्परेचर, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे जीवों को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड, शीत रुधिरधारी, जो कि डायनासोर थे। ठीक है, डायनासोर क्या थे, शीत रुधिरधारी थे। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर था नियत नहीं था, डिपेंड करता था प्रकृति के टेम्परेचर के ऊपर, वातावरण के टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, इस तरह के ये जीव थे। सर रिचार्ड ओवन नामक वैज्ञानिकों ने डायनासोर नामक शब्द की उत्पत्ति की थी। सर रिचार्ड ओवन, सर रिचार्ड ओवन वैज्ञानिक ने डायनासोर नाम दिया, डायनासोर नाम दिया। ठीक है, अब देखिए डायनासोर के जो कैरेक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। स्तनधारी, ये दो तरह के होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। इनको वर्गीकृत किया था और दो वर्गों में बांटा डायनासोर को, मांसाहारी और शाकाहारी। ठीक है, फर्स्ट थे मांसाहारी या कार्निवोरस, सेकंड है शाकाहारी या हर्बीवोरस, ठीक है। देखिए जो मांसाहारी डायनासोर थे, दोनों तरह के जो जैसे वर्तमान में हम देखते हैं मैमल्स में, स्तनियों में, तो विभिन्न प्रकार के स्तनी हमें प्रकृति में दिखाई देते हैं। कुछ स्तनी होते हैं जिनका शरीर विशालकाय होता है, कुछ स्तनी, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनका शरीर छोटा होता है। ठीक है, तो हर तरह के हमें स्तनी वर्तमान में दिखाई देते हैं। उसी तरीके से जब पृथ्वी के ऊपर सरिसृप काल चल रहा था, रेप्टाइल्स का राज था, अधिकतर जीवों की संख्या रेप्टाइल्स की थी, उस समय में डायनासोर की उत्पत्ति मानी जाती थी प्रकृति में। ठीक है, और ये दो तरह के थे, मांसाहारी और शाकाहारी। कुछ डायनासोर ऐसे थे जिनका शरीर क्या था, छोटा था, 7 से 8 फुट का था। और कुछ डायनासोर थे जो कि 150 फुट तक के विशालकाय थे, जिनका शरीर बहुत विशालकाय था। ठीक है, तो दो तरह के थे, मांसाहारी और शाकाहारी। मांसाहारी कार्निवोरस जो डायनासोर थे, उनके जो अग्रपाद थे वो किसी चीज को या अपने शिकार को पकड़ने के लिए, छीनने फाड़ने के लिए एडेप्टेड थे, अनुकूलित थे, और इनके अंदर द्विपाद गमन पाया जाता था। ठीक है, मांसाहारी जो कार्निवोरस थे इनके अंदर द्विपादीय गमन पाया जाता है। बाइपोडियल लोकोमोशन इनके अंदर देखा जाता है, बाइपोडियल लोकोमोशन, द्विपादीय गमन। इनके जो हिंडलिंब होते हैं, पश्चपाद, उनकी सहायता से ये चलने का काम करते थे। और इनमें जो चलने की गति थी वो तेज थी, स्पीड से ये चलते थे, फास्ट चलते थे और अपने शिकार को पकड़ने का काम करते थे। मांसाहारी थे, इसलिए
मजबूत पाई जाती थी। ठीक है, इनके जो पश्चपाद की पेशियां होती हैं टीबिया फिबुला वो मजबूत थी, हड्डियां मजबूत थी और पश्चपाद के द्वारा ही, दो पादों के द्वारा इनमें गमन देखा जाता था। अग्रपाद जो फोरलिम्ब होते हैं, इनके जो अग्रपाद होते हैं वो वस्तु को या फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए अनुकूलित थे, परिवर्तनशील थे। ठीक है, इसके अलावा इनके जो दांत थे वो मजबूती से जबड़े के अंदर धसे हुए होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि अपने शिकार को पकड़ सके और चीर फाड़ कर उसका सेवन कर सके। ठीक है, इस तरह का इनका देखा जाता था। आंखें थी जो विकसित थी ताकि ये अपने शिकार को देख सके। ठीक है, विशालकाय इनका शरीर होता था। इस तरह चलने की जो स्पीड थी वो भी इनमें तेज थी। दूसरे तरह के जो डायनासोर थे शाकाहारी हर्बीवोरस, इनके अंदर जो गमन था वो चारों पैरों के द्वारा होता था। इनमें जो द्विपादीय गमन था इनमें चारों पैरों के द्वारा, अग्रपाद और पश्चपाद, दो अग्रपाद दो पश्चपाद, टोटल चार पैरों के द्वारा इनमें गमन देखा जाता था। और गमन की जो गति थी वो धीरे धीरे इनमें गमन होता था। ठीक है, क्योंकि शाकाहारी थे, दूसरे जीवों को पकड़कर उनका भोजन करना इनका कारण नहीं है, इसलिए इनमें जो गमन था, लोकोमोशन था, वो स्लोली था, धीरे धीरे चलते थे चारों पैरों की सहायता से। इसके बाद इनमें जो दांतों का विकास था, इनके जो मुखांग थे वो कमजोर थे, अस्थियों से मजबूती से जुड़े हुए नहीं थे, कमजोर थे। ठीक है, ये अपने भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाते थे और बिना चबाए उसको डायरेक्ट निकल जाते थे। इस तरह के इनमें अनुकूलन थे। ठीक है, और दो जो डायनासोर थे वो शीत रुधिरधारी थे। ठीक है, अब देखिए इस तरह का इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो देखा जाता है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनको दो भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, सोरेशिया एक वर्ग में बांटा, सोरेशिया। ठीक है, सोरेशिया वर्ग में जो डायनासोर आते थे वो सारे मांसाहारी थे। ठीक है, और मांसाहारी जो मैंने अभी आपको लक्षण बताए हैं, कैरेक्टर्स बताए हैं, वो सारे कैरेक्टर्स इनके अंदर देखे जाते थे। इसके अलावा ऑर्निथोरेस्टिस दूसरा वर्ग था। इसमें सारे हर्बीवोरस शाकाहारी डायनासोर आते हैं। जो लक्षण मैंने अभी आपको बताया शाकाहारी प्राणियों के डायनासोर के, वो लक्षण इनके अंदर देखे जाते थे। ठीक है, अब देखिए अगर इनकी विलुप्ति को देखें, विलुप्ति का कारण क्या था इनका। ये डायनासोर की बात की हमने, इसके कैरेक्टर्स के लक्षणों के बाद अब इनका जो आकार होता है विशालकाय होता है। ठीक है, आपने देखा होगा डायनासोर फिल्मों में भी देखा होगा कि जो डायनासोर होता है उसका आकार किस तरह का होगा, विशालकाय इनका शरीर होता है, इनमें पूंछ पाई जाती है। ठीक है, और ये इस तरीके के होते हैं। अब देखिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डायनासोर की विलुप्ति का कारण क्या बताया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आपस में विचार विमर्श किया और अपने कुछ मत रखे। उन मतों के आधार पर इन्होंने ये स्पष्ट किया कि डायनासोर की जो विलुप्ति का कारण था वो क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो प्रकृति के अंदर डायनासोर हमें दिखाई नहीं देते, ये पूर्ण तरीके से लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, और ये हमें फोसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं, अवशेषों के रूप में, जीवाश्म के रूप में ये हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में ये पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण था वैज्ञानिकों ने बताया कि जो प्रकृति होती है वो क्या है, परिवर्तनशील है। समय समय पर प्रकृति बदलती रहती है। ठीक है, कभी एक जैसी बनी नहीं रहती। तो जो ये प्रकृति है प्राचीन काल में कुछ अलग तरह का वातावरण था। आज के समय में जो हम प्रकृति देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, वो कुछ अलग तरह का है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो प्रकृति है वो एडेप्टेड नहीं है, अनुकूलित नहीं है डायनासोर के लिए। डायनासोर के जीवित नहीं रह सकते वर्तमान के वातावरण में। प्राचीन काल में कुछ अलग तरह का वातावरण था। जब प्रकृति बदली, परिवर्तन आए प्रकृति के अंदर, तो ये डायनासोर क्या है, विशालकाय जीव थे। ठीक है, विशालकाय जीव थे और ये अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए प्रकृति के अनुरूप।
जो प्रकृति परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील प्रकृति के अनुरूप ये अपने अंदर संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से किसी भी तरीके का परिवर्तन ये नहीं कर पाए, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए, और इस कारण से इनका क्या हो गया, विनाश हो गया। वर्तमान समय में यह दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा कारण क्या था कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में कभी ऐसा परिस्थितियां बदली होगी कि उस समय में वर्षा की कमी हो गई, समुद्र का जो तल था वो नीचे चला गया, ठीक है, समुद्र का तल नीचे चला गया, सारी जगह सूखा पड़ गया। उस कारण से इस तरह की जो परिस्थितियां बदली, तो ये डायनासोर के लिए क्या है, जीवित रहने के लिए अनुकूलित नहीं थी। ये शीत रुधिरधारी थे। जैसे प्रकृति का टेम्परेचर था कम हुआ या अधिक हुआ, तो इनका जो शरीर का टेम्परेचर था वो भी प्रकृति के अनुरूप बदल गया, ठीक है। लेकिन इनको जीवित रहने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो उसको ये मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है, उसको ये व्यवस्थित नहीं कर पाए। जैसे कि मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, सामान्य टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। लेकिन अगर 37 डिग्री से बहुत ज़्यादा कम तापमान पर रखा जाए मनुष्य को, या बहुत ज़्यादा तापमान पर रखा जाए, तो उन परिस्थितियों में हम क्या है, अपनी लाइफ को आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाते। और लंबे समय तक अगर हमको फिर विपरीत परिस्थितियों में रखा जाए तो हम भी क्या है, जो मनुष्य है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से जो डायनासोर थे, इनका शरीर का जो तापमान था वो भी अनुकूलित नहीं हो पाया, प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ये अनुकूलित नहीं कर पाए, और इनका जो विनाश है वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनके समय में जब प्रकृति परिवर्तित हो रही थी, उस समय में कुछ अन्य स्तनधारी प्राणियों का विकास भी हो रहा था, जो कि क्या थे, उष्ण रुधिरधारी थे, वार्म ब्लडेड बॉडी के थे, जो कि अपने शरीर के तापमान को प्रकृति के अनुरूप अनुकूलित कर सकते थे, एडेप्टेड कर सकते थे। इसीलिए उनका विकास हो गया, और जो जीव अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया, जैसे कि डायनासोर, उनका विनाश हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक और जीवाश्म प्रारूप है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर, जिसे कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। डायनासोर हो गया, इसके बाद में आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स को अगर देखें तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स में क्या है, विलुप्त जीव है एक, जो कि हमें फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होता है। इसका सबसे पहला जो अवशेष मिला था वो जर्मनी में मिला था, सबसे पहला जो इसका अवशेष था। और जो ये डायनासोर थे, इनका जो विनाश हुआ था वो क्रस्टेशियन काल के अंत में हुआ था, ठीक है। डायनासोर का जो विनाश था, विलुप्त जब इनका हुआ था तो क्रस्टेशियन काल के अंत में हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं, ये भी जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं, हमें विलुप्त हो चुका है। और आर्कियोप्टेरिक्स जो प्राणी है, जो जीव है, ये योजक कड़ी माना जाता है रेप्टाइल्स और एविस वर्ग की, ठीक है। रेप्टाइल्स के सरीसृप प्राणी और पक्षी वर्ग, इन दोनों वर्ग के बीच की मध्य की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर रेप्टाइल्स और एविस दोनों ही वर्गों के अंदर पाए जाने वाले लक्षण इस एक आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर देखे जाते हैं। इसी कारण से आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल्स और एविस दोनों के मध्य की योजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स देखिए, जो आर्कियोप्टेरिक्स था, ऐसा माना जाता है कि जो एविस है, पक्षी वर्ग है, उसकी उत्पत्ति रेप्टाइल से हुई है। सरीसृप प्राणियों का विकास हुआ है और इवोल्यूशन हुआ है, और उस कारण से ही रेप्टाइल्स पक्षी वर्ग में परिवर्तित हो गए, ठीक है। प्रकृति में परिवर्तन आया, और उसके अनुरूप कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो कि अपने अंदर संरचनात्मक रूप से परिवर्तन किया, अनुकूलित हुए, और पक्षी वर्ग में वो उद्विकसित हो गए। इस तरीके से जो पक्षी वर्ग का उद्विकास माना जाता है, डेवलप उत्पत्ति मानी जाती है, वो रेप्टाइल से मानी जाती है। इसके कारण ये है, इसके जो साक्ष्य हैं
ये कैसे हमें पता चलता है कि रेप्टाइल्स से ही पक्षी वर्ग की उत्पत्ति हुई है, तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और वैज्ञानिक अध्ययन से हमें ये तथ्य प्राप्त होते हैं, ये प्रमाणित किया जाता है कि पक्षियों के अंदर ऑक्सीपिटल जो पिंडक पाए जाते हैं वो रेप्टाइल्स की तरह ही पाए जाते हैं। कपाल के अंदर जो क्रेनियल वाला पार्ट है मस्तिष्क का, उसके अंदर ऑक्सीपिटल जो कोंडाइल है, ठीक है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल उसकी संख्या 1 होती है पक्षियों के अंदर, जो कि समान है रेप्टाइल्स के अंदर भी ऑक्सीपिटल कोंडाइल इसकी जो संख्या है कोंडाइल, ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ठीक है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल ये एक संख्या में पाए जाते हैं पक्षियों के अंदर भी और रेप्टाइल्स के अंदर भी, ठीक है। इसके अलावा जो कर्ण होता है, कान होता है, कान के अंदर एक कोलुमेला नामक अस्थि पाई जाती है। कोलुमेला अस्थि पाई जाती है, ये भी क्या होती है संख्या में 1 होती है और पक्षियों वर्ग, एविस वर्ग और रेप्टाइल्स के अंदर समान होती है, एक जैसी होती है। ये क्या है, समानताएं हैं एविस और रेप्टाइल्स के मध्य। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि रेप्टाइल्स ही विकसित होकर, रेप्टाइल्स का एक इवोल्यूशन हुआ है और वो डेवलप हो गए एविस के अंदर, ठीक है। और जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये इन रेप्टाइल्स और एविस दोनों के मध्य की जो कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लक्षण है, जो कैरेक्टर्स है, बॉडी का जो बॉडी की इसके शारीरिक जो संरचनाएं हैं वो समान है दोनों से ही, रेप्टाइल से भी और एविस से। कुछ लक्षण समानता रखते हैं रेप्टाइल से, कुछ लक्षण समानता रखते हैं पक्षी वर्ग एविस से, ठीक है। अब देखिए वैज्ञानिक जो ये आर्कियोप्टेरिक्स है इसका जो आकार होता है वो कोए के समान होता है, ठीक है। जैसे क्रो होता है, कौवा पक्षी उसी के समान होता है शारीरिक संगठन, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का ये लंबा होता है और जो लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, उसके समान लंबा होता है। लंबी पूंछ पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी पूंछ के अंदर जो कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रा कॉलम्स होती है वो स्वतंत्र होती है एक दूसरे से, जैसे कि रेप्टाइल्स के अंदर होती है, ठीक है। ये लक्षण है, समानताएं है आर्कियोप्टेरिक्स की रेप्टाइल्स से, ठीक है, कि इनके अंदर लंबी पूंछ होती है जैसे कि रेप्टाइल्स के अंदर होती है। और इसके अलावा इनके जो अग्रपाद होते हैं उसके ऊपर अग्रपाद जो होते हैं इनके जो, उनमें 3 अंगुलियां होती हैं जो कि नखर युक्त होती है, नेल्स पाए जाते हैं, तीक्ष्ण नेल्स, 7 नेल्स होते हैं, 3 अंगुलियां होती हैं अग्रपाद में, 4 लिंब में। और इसके अलावा इनके जो पश्चपाद होते हैं वो भी नखरयुक्त होते हैं। इनमें जो चोंच होती है उसके अंदर वो दांत युक्त होती है, ठीक है, तीत पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं चोंच के अंदर, मुख के अंदर, जो कि लक्षण है इसका रेप्टाइल्स का। चोंच के अंदर दांतों की उत्पत्ति, दांत पाए जाते थे जो कि जबड़ों से जुड़े हुए होते थे, ये लक्षण पाया जाता है रेप्टाइल्स का, जो कि समानता रखता है आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी पाया जाता है। ये लक्षण पाए जा रहे हैं आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर जो कि समान है रेप्टाइल्स से। अब बात करेंगे उन लक्षणों की जो कि समान होंगे पक्षी वर्ग से, ठीक है। पक्षियों के अंदर जैसे पंख पाए जाते हैं उसी तरीके से आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाता है जो कि इनको उड़ने के लिए, फ्लाइट करने में सहायता करते हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होने के बावजूद भी 3 अंगुलियां पाई जाती हैं, ठीक है। देखो अग्रपाद का पंखों में रूपांतरित होना ये लक्षण तो समानता प्रदर्शित करता है पक्षी वर्ग से, और अग्रपाद के अंदर ही 3 अंगुलियां भी पाई जाती है, ये लक्षण प्रदर्शित करता है रेप्टाइल से संबंध इसका, ठीक है। तो दोनों से इसके संबंध है, रेप्टाइल से भी और एविस से भी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक्स कहते हैं, मध्य योजक कड़ी कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को, एविस वर्ग की और रेप्टाइल्स वर्ग की, दोनों की, ठीक है। इसके बाद में इसमें पूंछ विकसित होती है,
चोंच पाई जाती है, ठीक है। हड्डियां जो होती है वो स्पंजी होती है, स्पंजी हड्डियां होती है, इसकी जो बोन्स होती है स्पंजी होती है, जो कि हल्की होती है ताकि ये आसानी से उड़ सके। आंखें जो इसकी दृष्टि पटल है वो विकसित होती है, ठीक है। जो ऑप्टिकल लोब्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। कपाल से घिरा हुआ होता है इसका ब्रेन, चारों तरफ से सुरक्षित रहता है, ठीक है। इस तरीके से आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर एविस वर्ग और रेप्टाइल्स दोनों के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसे जैसे कनेक्टिव लिंक्स ऑफ कहते हैं, या जो योजक कड़ी कहा जाता है इसको, मस्त जी, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से इसका भी विलुप्तीकरण हो गया। और अगर लक्षणों को हम देखें तो देखिए और लक्षणों में क्या दिखाई देता है, स्टर्नम जो होती है उरोस्थी अस्थि वो इसमें कम विकसित होती है। पक्षियों के अंदर तो अधिक विकसित होती है, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर जो उरोस्थी होती है वो कम विकसित होती है। तो उसी के कारण समानता रखते हुए देखिए, अगर ये एकदम पक्षी संबंधित होता तो इसके अंदर जो उरोस्थी होती है, उरोस्थी वो विकसित होती, क्योंकि पक्षियों के अंदर विकसित होती है, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर उरोस्थी विकसित नहीं होती। उसी कारण से समानता रखते हुए इनके अंदर जो उरोस्थी होती है वो विकसित नहीं होती। इसके अलावा इनके अंदर उदरीय भाग में पसलियां पाई जाती हैं, मुक्त प्रकार की पसलियां होती हैं, स्वतंत्र ग्रीवा होती है, नेक पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है। और जो पसलियां होती है वो एक सिर वाली होती है। इस तरीके से जो लक्षण है रेप्टाइल से संबंधित इसका प्रदर्शित करते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में बात की है विलुप्त प्रारूपों के ऊपर, जिनमें डायनासोर और आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बात की है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।